दिल्ली ब्लास्ट केस में जो लोग पकड़े जा रहे हैं और जो लोग दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े से पहले पकड़े गए, उनकी प्रोफाइल आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इनका दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, गरीब लोग हैं। लेकिन इस केस में जो लोग पकड़े गए, ना तो वो गरीब हैं ना वो अनपढ़ हैं। ये कोई मामूली लोग नहीं हैं, ये पढ़े लिखे डॉक्टर, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले लोग हैं। ऐसे ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट केस में। एक समय था जब आतंकी संगठन धमाकों के लिए, अटैक के लिए गरीब कम पढ़े लिखे युवाओं का ब्रेन वॉश करते थे। जैसे आपको याद होगा, ये कसाब अजमल कसाब अनपढ़ था और गरीब परिवार से था। उसका परिवार ठेला लगाकर पेट पालता था। कहा जाता है कि कसाब के पिता ने सिर्फ 15,000 रुपए के लिए उसे आतंकी संगठन लश्कर तैयबा को सौंप दिया था। लेकिन अब आतंक का नया मॉड्यूल आ गया। ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म है बॉस, अर्बन टेररिस्ट आप इनको कह सकते हैं, जो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के तार एक दूसरे से जुड़ते दिख रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये लोग पढ़े लिखे, समाज से सम्मानित पेशे से जुड़े हुए लोग हैं। अरे जब आतंकी हमला ही करना था तो इतना पढ़ना क्या था? माँ बाप का पैसा भी बर्बाद किए, समय बर्बाद किए, नौटंकी किए कि डॉक्टर हो, सीधा आतंकी हमला करने जाते। इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। इस देश ने इन लोगों को इज्जत की जिंदगी जीने के लिए सब कुछ दिया। लेकिन आरोप क्या है कि इन्होंने इसी देश में आतंक फैलाया। जैसे आप देखिए कि व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के जो डॉक्टर जांच एजेंसियों के रडार पर आ चुके हैं, उनमें पहला किरदार जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर उमर मोहम्मद, दिल्ली ब्लास्ट का मास्टर माइंड माना जा रहा है। दूसरा किरदार फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया डॉक्टर मुजम्मिल शकील, इसके पास से 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। डॉक्टर मुजम्मिल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर उमर के साथ काम कर चुका था। तीसरा किरदार पुलवामा का डॉक्टर सज्जाद, इस पर आतंकी डॉक्टर्स का पार्टनर होने का आरोप है। चौथा किरदार डॉक्टर अदील, सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ, इसके लॉकर से AK-47 राइफल भी बरामद की गई। पांचवा किरदार डॉक्टर परवेज, जो लेडी डॉक्टर शाहीन का भाई है, इसके लखनऊ के घर में पुलिस ने छापा मारा। डॉक्टर परवेज पर व्हाइट टेरर नेटवर्क के लिए लॉजिस्टिक्स और फंडिंग में शामिल होने का शक है। छठा किरदार डॉक्टर सोहेल खान, जिसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया, इसके घर में भी छापेमारी में विस्फोटक बरामद हुआ है। सातवां किरदार फरीदाबाद से गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद, इसके आतंकी संगठन जैश की महिला विंग की चीफ होने का दावा किया जा रहा है। मतलब आप सोचिए बॉस, डॉक्टर्स, सारे डॉक्टर्स, एक नहीं, सब लगभग डॉक्टर जो है, और इनको लोगों का इलाज करना था, ये मासूमों को मारने का काम कर रहे थे। आप सबसे पहले डॉक्टर उमर की प्रोफाइल देखिए, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो I-20 कार चला रहा था और खुद को उड़ा लिया। डॉक्टर उमर कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था, लेकिन यह हरियाणा में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। डॉक्टर उमर को ही आतंकी डॉक्टरों का लीडर माना जा रहा है। उसने 2021 में पढ़ाई करते हुए संगठन बनाने का फैसला लिया था। उमर मोहम्मद ने ही डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल को आतंकी बनाया। यह भी पता चला है कि उमर ने ही अनंतनाग के अस्पताल के लॉकर में AK-47 रखी थी। उमर ने मुजम्मिल के साथ मिलकर किराए के मकान में विस्फोटक जमा किया। जिस कमरे में डॉक्टर उमर और मुजम्मिल रहते थे, वहीं बम बनाने का सामान भी मिला था। सुनिए टेरर मॉड्यूल के डॉक्टर उमर के कनेक्शन पर पुलवामा में उसकी भाभी क्या कह रही है। लास्ट फ्राइडे को हमने बात की। लास्ट फ्राइडे, उसके बाद कोई बात नहीं हुई? उसके बाद कोई बात नहीं हुई। बच्चों के साथ बातें करते थे, बच्चों से बहुत प्यार था, जुड़ाव था, लगाव था, उस वजह से वो ज्यादा बातें। वो जब घर आता था ना, वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रहता था, बहुत लगाव था, बहुत लत थी क्रिकेट की उसे, बहुत लत टाइप का वो इंसान था ही नहीं, हमें लगता ही नहीं था। हमें तो बस ही, हमने कितनी स्ट्रगल की उसे पढ़ाने में, यहाँ तक पहुँचाने में, पूरी मेहनत की, पूरी लगन के साथ उसे यहाँ तक पहुँचाया था, ताकि वो कुछ कमा सके और फिर हमें भी कुछ खिलाए पिलाए। आपको क्या विश्वास हो रहा है कि वो ऐसे लोगों के परिवार कभी नहीं कहते कि उनको लग रहा था कि उनका बेटा, उनका भाई, उनका देवर ऐसा कर सकता है? हट गया भाई, दूसरों को मार दिया सो अलग। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का सबसे खतरनाक किरदार डॉक्टर शाहीन शाहिद इसे माना जा रहा है, क्योंकि खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन भारत में आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद की महिला संगठन जमातुल मोमिनीन की चीफ है। डॉक्टर शाहीन को भारत में टेरर मॉड्यूल के लिए महिलाओं की भर्ती, ब्रेन वॉश और ऑपरेशन नेटवर्क तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। व्हाइट कॉलर टेरर का यह नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए धीरे धीरे पूरे देश में फैलाया जा रहा था।
जांच एजेंसियों का आरोप है कि डॉक्टर शाहीन लगातार पाकिस्तान में अपने हैंडलर्स के संपर्क में थे। खुफिया सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन को इस मिशन की कमान सादिया अजहर ने सौंपी थी, जो जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की बहन है और पाकिस्तान में जैश की महिला विंग की चीफ है। डॉक्टर शाहीन की यूपीएससी एग्जाम पास करने के बाद साल 2006 में कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नौकरी लगी थी, लेकिन साल 2013 में डॉक्टर शाहीन अचानक गायब हो गई, जिसके बाद साल 2021 में उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। सूत्रों का दावा है कि डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल के साथ मिलकर टेरर मॉड्यूल तैयार कर रही हैं। जांच एजेंसियां अब यह पता करने में जुटी हैं कि कानपुर के मेडिकल कॉलेज से लापता होने के बाद आखिर डॉक्टर शाहीन का ठिकाना कहां रहा, जिसके लिए आज यूपी एटीएस के साथ एनआईए और जम्मू कश्मीर की ज्वाइंट टीम लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के पुश्तैनी घर पहुंची। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट थी। लखनऊ के लालबाग के कंधारी बाजार मकान नंबर 121, ये पता है संदिग्ध आतंकी शाहीन का। ये पुश्तैनी घर है शाहीन का, जहां उसके पिता और भाई जो है शोएब रहते हैं। आज यूपी पुलिस, यूपी एटीएस, एनआईए और जम्मू कश्मीर की पुलिस यहां पहुंची थी और करीब 1 घंटे तक पूछताछ की है। इस पूछताछ में कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब जानना बेहद जरूरी है। जिस तरह से शाहीन को फरीदाबाद के मामले में गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद से लगातार उससे जुड़े हुए राज सामने आ रहे हैं। देखिए, मामला बहुत गंभीर है बॉस, क्योंकि जिस तरीके से पढ़े लिखे डॉक्टर्स आतंकी बन रहे हैं, आरोप लग रहा है, जिस तरीके से महिलाएं अब इसमें शामिल हो गई हैं, यह मामला बहुत बहुत पेचीदा होता जा रहा है। पता नहीं और कितने लोगों का ब्रेन वॉश किया गया होगा। डॉक्टर शाहीन के पिता ने कहा है कि उनकी अपनी बेटी से पिछले 1.5 साल से मुलाकात ही नहीं हुई। वो पिछले 2 साल से घर ही नहीं आई। डॉक्टर शाहीन के पिता को सुनिए। मैं सबके सामने बता रहा हूँ, मेरी मुलाकात करीब 1.5 साल हुई है, भी नहीं हुई है। 1.5 साल से यहाँ पे 2 साल से नहीं आई है और 1.5 साल पहले तक की मेरी मुलाकात हुई है। अच्छा, अब एक बात पूछिए, इतने लंबे समय से घर नहीं आने का कोई कारण कभी पता चला कि कहाँ है? फोन पर बात भाई वो कभी? एक इंसान जब ड्यूटी पे है, मैं तो खैरियत ही ले सकता हूँ। अच्छा, आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? आखिरी बार कब बात हुई? अभी मैंने आपको बताया 1.5 साल हुए। आप ये भी देखिए कि डॉक्टर मुजम्मिल खुफिया एजेंसियों के रडार पर तब आया जब पुलिस ने यूपी के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया। डॉक्टर आदिल सहारनपुर के प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहा था, जबकि डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर के हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर और लेक्चरर था। खुद फरीदाबाद के यूनिवर्सिटी कैंपस में रहता था। आखिर भारत में नए किस्म के टेरर मॉड्यूल की यह पूरी कहानी क्या है, इसको सिलसिलेवार ढंग से समझना होगा। दरअसल 27 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद का पोस्टर नजर आता है। जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगता है। उस सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर आदिल पोस्टर लगाता दिखता है। 6 नवंबर को पुलिस डॉक्टर आदिल को यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार करती है। 8 नवंबर को पुलिस सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में छापा मारती है। अक्टूबर 2024 तक डॉक्टर आदिल जो है वो यहीं काम करता था। डॉक्टर आदिल के लॉकर से छापेमारी में AK-47 राइफल मिलती है और यहीं से सारी कहानी खुलती जाती है कि कितनी बड़ी प्लानिंग हो रही थी। दिल्ली ब्लास्ट होने के फौरन बाद ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। कहा जाने लगा कि अरे ये तो इंटेलिजेंस फेलियर है, सरकार क्या कर रही है, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली ब्लास्ट कितनी बड़ी साजिश थी और इसे कैसे सुरक्षा एजेंसियों ने रोका, आपको इस ब्लास्ट से पहले जो हुआ वो समझना चाहिए। 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। आईडी बनाने का सामान मिला, केमिकल, रेजेंट्स, इन्फ्लेमेबल मटेरियल मिला है जिससे अमोनियम नाइट्रेट से बम बनाया जा सके। 5 किलो मेटल प्लेट, हैवी मेटल और छर्रे मिले। 20 टाइमर मिले हैं जिससे बम को रिमोट से कंट्रोल किया जा सके। बम के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए बैटरी मिली। एक चाइनीज स्टार पिस्टल मिली है, एक बरेटा पिस्टल मिली है, AK-56 राइफल मिली है, AK क्रिनकॉव राइफल मिली है। 4 मैगजीन गोलियां बरामद हुई। यह सारा सामान सुरक्षा एजेंसीज ने पकड़ा है। आप अंदाजा लगाइए बॉस, अगर यह न पकड़ा गया होता 2900 किलो विस्फोटक, अगर ये 20 टाइमर ना पकड़े गए होते। आप कह रहे हैं आज दिल्ली में धमाका हुआ है, ये लोग तो 20 धमाके का प्लान किए बैठे थे भाई। 20 धमाका नहीं होने दिया हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने, यह भी ध्यान रखिए।
उनका मनोबल मत तोड़िए ऐसे समय में जब वो लगी हुई हैं एक के बाद एक धमाके जो प्लान किए जा रहे हैं उनको रोकने में, टेरर मॉड्यूल को फोड़ने में। पिछले 11 साल से सुरक्षा एजेंसीज ने देश के किसी बड़े शहर में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं होने दिया है, यह याद रखिए बॉस आप। और वो गुजरात में केमिकल वेपन बनाकर हमले की प्लानिंग थी, सोचिए लाखों लोग मर सकते थे उससे, वो पकड़ा गया। क्या है, चूंकि वो सब हुआ नहीं तो पता नहीं चलता कि कितनी बड़ी चीजें रुक गई हैं। और अगर ये सुरक्षा एजेंसीज कामयाब ना हुई होती तो वो हमले तो होते ही। उनकी कामयाबी का नतीजा है कि पैनिक में आकर ये आनन फानन में बिना छर्रे और बिना कुछ डाले जो है वो विस्फोटक से ब्लास्ट कर दिया, नहीं तो और जाने जाती। आप याद रखिए कि पिछले 11 साल से सुरक्षा एजेंसियों की कामयाबी है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो यूपीए के दौर में सायरन बजता था कि कोई लावारिस चीज दिखे तो तुरंत सतर्क हो जाए, वो चीज सुननी हमने बंद कर दी थी। आए दिन बम फूटते थे किसी मार्केट में, किसी रेलवे स्टेशन पर, पर्व त्योहार होता था तो आदमी घबरा जाता था कि क्या होगा। ये सुरक्षा एजेंसीज जो हैं उन्होंने 11 साल से इस देश के हर बड़े शहर को सुरक्षित रखा है, जम्मू कश्मीर के आगे आतंकियों को बढ़ने नहीं दिया, और अभी भी उन्होंने बहुत सारे धमाके रोके हैं, ये याद रखिएगा।